हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीएस वाला। और मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं अध्याय बैच के अंदर। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों को कुछ नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को बहुत ही ज्यादा डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को हर हफ्ते एक एक क्लासेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ना अपनी लॉजिकल रीजनिंग में भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी के एग्जामिनेशन के अंदर आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। राइट, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप लोगों को सॉरी आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो रीजनिंग से आज का चैप्टर हमारा ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। देखो ये जो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं ना, तो वो बहुत ही इजी तरीके से, अगर मैं बात करना चाहूं, जो भी मैं बोलूंगा रीडिंग का जिसको इंटरेस्ट है, तो रीडिंग से जो जो चीजें आप कंप्रीहेंड करते हैं, जो समझते हैं चीजों को, बस वैसा ही अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आ गया। बेसिकली अगर मैं बताना चाहूं तो बस मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं चैप्टर को, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप लोग देखेंगे मैंने आपके यहाँ पे चैप्टर्स का नाम भी डाल दिया, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज एंड कॉज एंड इफेक्ट। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना इसको ना देख के ना डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये तो चीजें आज तक हमने पढ़ी ही नहीं। रीजनिंग का नाम सुन के ना उनके दिमाग में एक चीज आती है कि नंबर्स कुछ आने वाले होंगे, कुछ पैटर्न्स बन रहे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को हमारे को सॉल्व करना होगा जिसके अंदर कैलकुलेशंस होंगी। लेकिन रीजनिंग का ये भी पार्ट है, हम लोगों को इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड सेकेंडली मैं आप सभी को हर एक क्लास के अंदर ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करता हूं, हर एक चैप्टर के अंदर मैं ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करता हूं कि रीजनिंग सबसे इजी पार्ट है। जितना आप इजीली और जितना आप, मैं बोलूंगा, संयम से काम करेंगे ना रीजनिंग में, सबसे अच्छे मार्क्स उसके अंदर भी लेके आ सकते हो आप लोग। चलिए शुरू करें। देखो क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग ईच क्वेश्चन कंसिस्ट टू स्टेटमेंट। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दो स्टेटमेंट मिलेगी, और स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। मतलब कि उन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप तुम्हारे को निकालनी है। Here the students have to test whether the statements are related to each other or not. Basically अगर आप लोगों से दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और बस आपको पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करके उनको ये निकालना है, समझना है कि पहली वाली स्टेटमेंट दूसरी वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं है, और अगर है भी तो किस तरीके से रिलेटेड है, क्या वो उसका रिस्पॉन्स है या फिर वो इफेक्ट है। ठीक है ना, रिस्पॉन्स इफेक्ट सर समझ नहीं आया, अभी आएगा समझ, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, रीड देम एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे मैंने आपको बताया उन स्टेटमेंट्स के अंदर भी क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना, these type of the problem judge the reasoning and analytical power of the students. Therefore candidates are advised to read the statement very well to arrive at the particular conclusion. अब देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ना आउट ऑफ सब्जेक्ट तुम्हारे से बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि तुम लोग सीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक तरीके से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे वाले पेपर्स में जा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि जो आपकी जॉब अल्टीमेटली जब आप सीएस बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपकी जॉब क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपको डेटा उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा एनालिटिकल आपकी रीजनिंग ने स्ट्रांग होनी चाहिए कि डेटा उसको पढ़ के आपको चीजों को लॉजिकली समझना है। जो स्टेटमेंट वो जो आपको कहना चाह रही है, क्या आप एग्जैक्टली उससे वही इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, वही चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में आप कोई रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली यहीं पे वो चीज छोटी सी टेस्ट होती है आपकी, सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग बेस्ड है, और क्वेश्चंस के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको कर पाएंगे। सेकेंडली बच्चों के मन में ना थोड़ा सा डाउट ये आ जाता है कि सर रीडिंग बेस्ड है, तो अगर मेरी रीडिंग में बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा रीडर नहीं हूं, मैं बुक्स नहीं पढ़ता बहुत ज्यादा, मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता, मैं आर्टिकल्स नहीं पढ़ता, तो क्या मैं ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें आती हैं इसके अंदर।
आप लोग समझ के खुद ब खुद देखो आंसर देने लगोगे। स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चंस का मैं आपके मोहलत मांगूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनको देखना मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद पे खुद करने लगेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात सारे बच्चों को? ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आप सभी के सामने देखो यहां पे लेके आता हूं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। देखो आपको क्या, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड। अगर मैं स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 1 को पढ़ूं तो क्या कहा गया, हर एक इंसान को हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली पढ़ेंगे पहले पहले। द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। क्या ये दोनों अकेले में सिर्फ और सिर्फ, अगर स्टेटमेंट 1 पढ़ रहा हूं मैं, क्या उसका अस्तित्व है कुछ स्टेटमेंट 1 का, कुछ वो दिमाग में चीज डालती है कोई? अगर किसी इंसान को ये बोल दिया जाए एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, सबको हार्ड वर्क करना चाहिए, उसका कोई सेंस बनता है? जी हाँ बनता है। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, तो स्टेटमेंट 2 के भी अगर सिंगल स्टेटमेंट 2 को अगर मैं पढ़ूंगा, क्या उसका कोई सेंस बनता है? बिल्कुल हाँ बनता है। हर एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए। दोनों वो इंडिविजुअली आप लोगों के लिए सेंस बनाती हैं। अब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, वो देखते हैं। अब देखो ऑप्शन ए का हम चूज करेंगे जब स्टेटमेंट 1 इज द रीजन, कोई रीजन दिया हुआ है, एंड द स्टेटमेंट 2 इज द रिस्पॉन्स। स्टेटमेंट बी का क्या है, स्टेटमेंट 2 का बी ऑप्शन कब करेंगे, स्टेटमेंट 2 इज द रीजन जब स्टेटमेंट 2 रीजन होगा और स्टेटमेंट 1 रिस्पॉन्स होगा। क्या है, बोथ आर द नॉट डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजंस। एंड स्टेटमेंट आपको ई ऑप्शन कब रखेंगे, जब बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ सम कॉमन रीजन। तो देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इन द स्टेटमेंट 1 इट इज टोल्ड दैट द जेनरिक स्टेटमेंट, ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है कि हर एक को, एवरीवन शुड वर्क हार्ड, हर एक इंसान को हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, वर्किंग हार्ड कैन टेकन एज अ रीजन। ठीक है, बट टू डिस्क्राइब इट एज अ रीजन देयर शुड बी सम रिस्पॉन्स, इसको कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए, जिसका द रिस्पॉन्स इज शोन इन द स्टेटमेंट 2 that tells that through the hard work one can achieve the success, hence it shows that statement 1 is the reason and statement 2 is the response। ठीक है जी, work hard किसी को statement 1 is the reason and the statement 2 is the response, right? statement 2 is the response। ठीक है, अगर किसी इंसान को अगर ये बोला गया कि अगर तुम अगर अपने जीवन में अभी आप लोगों का सीएस का पेपर है, आप लोग बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो इसका रीजन है ना कोई, यस यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट? और ये रिस्पॉन्स उसका क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स किसी ने बोला है कि हर एक इंसान को वर्क हार्ड करना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स ये है द ओनली वे टू अचीव सक्सेस। आप लोगों को अगर सीएस क्लियर करना है तो जो तुम हार्ड वर्क कर रहे हो उसका एक ही तरीका ये है कि आप लोग थोड़ा सा वर्क हार्ड करना शुरू कर दें। आई होप थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया थोड़ा सा वेट करो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेंगे, तीसरे चौथे क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी बनने लग जाएगी। हर एक स्टूडेंट को मैं बोलता हूं देखो ये चीजें आप सभी के लिए नई है, जिस भी स्टूडेंट के लिए नई होती है, यस स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूं जब गाड़ी भी चलती है या फिर आप अगर बॉल लेंगे ना, टेनिस बॉल जिसे आप बैट बॉल खेलते होंगे, उसको भी अगर आप स्टार्टिंग में रोल करेंगे ना तो वो भी स्टार्टिंग में फ्रिक्शन लेती है। ठीक है, थोड़ा सा तो आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रिक्शन आता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है, सर समझ नहीं आ रहा क्या चीजें समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन धीरे 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 रोल करनी शुरू होगी ना, जब हमारी क्लास आगे 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 बढ़ने लगेगी, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे को चंद्रयान 2 पहुंचाना है मून पे, वो नहीं करना। बहुत ही आसान आसान चीजें हैं जो अभी तक हम चीजें पढ़ते हैं, बस उनको समझने का तरीका अलग हो गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट? चलिए, जिनको नहीं आ रहा है आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। वही क्वेश्चन है टाइप 1 का, देखते हैं। दिस काइंड ऑफ द स्टेटमेंट आर अबाउट दोज केसेस वेयर देयर विल बी अ डायरेक्ट रीजन एंड द रिस्पॉन्स टाइप ऑफ द स्टेटमेंट विल बी present in the question. The last example discuss goes under this category. Now let's discuss the another problem of the same kind. अब देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है आपकी, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एप्पल हैज विटामिन डी, एप्पल में विटामिन डी है, दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। एप्पल में विटामिन डी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आती है। डॉक्टर एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे, और डॉक्टर आपको एडवाइस करता है हर दिन सेब खाने के लिए। इसमें ऑप्शन बी है, हियर वी कैन क्लियरली सी द रीजन
रीजन क्या है स्टेटमेंट 2 का? स्टेटमेंट 2 है डॉक्टर आपको एडवाइज करता है एप्पल खाने के लिए। अगर तुम किसी इंसान को कुछ चीज एडवाइस करोगे, जैसे कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पीसीएम एडवाइस करता है अगर आपको बुखार है तो। क्यों करता है एडवाइस? क्योंकि एडवाइस हो गया ना, क्योंकि आपको बुखार है और बुखार को पीसीएम उतारेगा या फिर उसके टैकल करेगा, ठीक है, पीसीएम तो वही है। एंड दिस रीजन इज टू डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स, ठीक है, विच इज द स्टेटमेंट 1। और जो कि रिस्पॉन्स क्या है स्टेटमेंट 1, रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्लियरली सी द रीजन। स्टेटमेंट 2 आपको रीजन देता है, क्या है आपका? डॉक्टर एडवाइस टू ईट एप्पल। क्यों देता है उसमें रिस्पॉन्स का, उसका रिस्पॉन्स क्या है? रीजन का रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि उसमें विटामिन डी है और वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। थोड़ा सा आगे पीछे करके आप खुद से पढ़ना लगेंगे ना, ये देखो ऐसे आगे पीछे, अच्छा वो क्या कहना चाह रहा है और ऑप्शन क्यों बी क्यों दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग समझने लगेंगे। अच्छा जी सर ऑप्शन बी क्यों है? यहां पे देखो ऑप्शन ए कब करना है, वो वाली स्टेटमेंट दी हुई है, ऑप्शन बी कब करना है, वो वाली स्टेटमेंट दी हुई है, ऑप्शन सी कब करना है, वो वाली स्टेटमेंट दी है, डी और ई के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, एक सिटी के बारे में बता रखा है, कोई भी है ना। देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, 24 आवर्स पुलिस पेट्रोलिंग इज गोइंग ऑन इन द सिटी। कर्फ्यू है सिटी के अंदर और 24 घंटे का पुलिस पेट्रोलिंग हो रहा है सिटी के अंदर। इसके अंदर ऑप्शन ये, क्लियरली बोथ द स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ कॉमन रीजन। एक कॉमन रीजन के लिए, टू सिंप्लीफाई आवर थॉट्स प्रोसेस वी कैन अज्यूम दैट सम कॉमन रीजन लाइक सम रॉइट्स, कोई जब रॉइट्स हो जाता है, कई दंगे हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तब आपका ये ऐसा सीन होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये चीज जो कर्फ्यू लगा होता है, आपने न्यूज में सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस चीज के पार्ट रहे होंगे तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा इसका, ठीक है, अगर आप कहीं ऐसी जगह से ताल्लुकात रखते हैं तो। लेकिन जब कर्फ्यू होता है तब पुलिस का भी पहरा चलता रहता है, पेट्रोलिंग करती रहती है, ये सो नो, कि कोई दंगे ना हो जाएं। अगर मैं दंगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, रॉइट्स ना हो जाएं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन को संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया, किसी एक सिचुएशन को संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है और उसी के दौरान 24 घंटे आपकी पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। तो वो एक ही रीजन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी एक ही रीजन को डायरेक्ट कर रहा है कि कोई चीज, लेट्स से कि मैं यहां पे बोल देता हूं कि यहां पे राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, राइट्स हो रहे हैं। अब राइट्स के लिए यहां पे क्या है, कर्फ्यू भी इसलिए लगाया गया क्योंकि राइट्स हो रहे हैं और पेट्रोलिंग भी इसलिए हो रही है क्योंकि राइट्स हो रहे हैं। क्या दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट किसी एक सिचुएशन को डायरेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? क्या एक रीजन की तरफ इंडिकेशन है कि नहीं है कि नहीं? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? अभी तो थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहा, देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, सिटी के अंदर कर्फ्यू है, डॉक्टर एडवाइस टू ईट एप्पल एवरी डे। क्या अब ये दोनों सेम कंडीशन को, सेम सिचुएशन को इंडिकेट कर रही हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। तो देखो, we are clearly analyze one thing, eating an apple and curfew nowhere related to each other, hence they must be the response of non dependent reason। इसी वजह से ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में पढ़ लीजिए क्या है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ नॉन डिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट रीजन है ही नहीं। जैसे कि इससे पहले वाले सवाल के अंदर आप सभी के लिए क्या कहा गया था कि किसी एक सिटी के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है और 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। तो दोनों सिचुएशन किसी एक सिंगल पर्टिकुलर सिचुएशन को इंडिकेट कर रही थी, कर सकती है कि नहीं? वेयर एज ईटिंग एन एप्पल और जो आपका कर्फ्यू लगना है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रीजन से हैं। तो इसी वजह से हमने ऑप्शन डी कर दिया। आई होप अब आप लोग कंफर्टेबल होने लग रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है? देखो इतनी आसान चीजें हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देंगे ना, इसको 10-10 15-15 मिनट ही देना शुरू कर देंगे ना, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी फर्स्ट जुगों के अंदर ही। देखो मैं मानता हूं, मैं समझता हूं इस चीज को कि आप लोग इतने भारी भरकम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं फॉर सीएस, राइट। ये चीजें तो बिल्कुल हलवा हैं, सच्ची बता रहा हूं, हलवा हैं ये। अगर तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही तरीके से चीजों को पढ़ने लग जाओगे ना, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे
तो कुछ भी नहीं टेंशन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आने हैं, फट 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 लगा के आ जाओगे। जब तुम इतनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इन चीजों को हल्के 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 कंज्यूम करना शुरू कर दो। जैसे कि मैं क्या कहना चाहूंगा कि जब सर्दियां होती है ना, तो सर्दियों में हम सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश खा लेते हैं, है ना, या फिर कुछ भी चीज ऐसी खा लेते हैं कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हल्दी वाला दूध पी लेते हैं कि जिससे इम्यूनिटी बढ़ती रहे, नजला जुकाम ना हो, है ना। तो वैसा ही है कि थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, हल्का हल्का चीजें कंज्यूम करते रहो रीजनिंग के लिए, और आंसर आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे, ठीक है जी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, ठीक है, ठीक है जी, बोथ स्टेटमेंट वो इंडिपेंडेंट है, हाँ ठीक है। क्या है, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल हैज बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, there is a tremendous increase in the temperature during this summer thereby damaging crops greatly। क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ जी थोड़ा सा तो है रिलेटेड। clearly damage the crops due to high temperature may have resulted in the short supply of the vegetables and hence increase the price। इसलिए ही ऑप्शन बी आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थी। ऑप्शन बी के लिए देखो आपके पास कहां क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इफ द स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड द स्टेटमेंट वन इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, क्या ये कॉज है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया उसकी वजह से ही तो आपका वेजिटेबल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, बोलो हाँ है ना। कॉज हुआ था क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वेजिटेबल्स आपकी क्रॉप्स खराब हो गई, जितनी आपने सोचा था कि प्रोडक्शन होगी उतनी नहीं हुई, उसकी वजह से ही आपका जो वेजिटेबल का प्राइस है, जो दर है, वो इंक्रीज हो गया। बोलो हाँ, क्लियर हुई चीज, क्लियर है ना हर एक बच्चे को, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो बिल्कुल हल्की हल्की चीजें समझ में आने लग गई हैं, बताइएगा। ठीक है, ठीक है ना। क्लियरली द डैमेज ऑफ द क्रॉप ड्यू टू द हाई टेम्परेचर मे हैव रिजल्टेड इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द वो। क्या मैं आप सभी को सही पेज पे पढ़ा रहा हूं, ये इससे ज्यादा आपको अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो बताइए। बिल्कुल सही एंड अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हो रहा है, स्पीड क्लास की सही है कि नहीं है। एंड मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही आसान सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। एंड जितना लेवल का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो आपका एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो किसी और चीजों पे फुलफिल हो रही है, यस और नो, किसी और चीजों पे फुलफिल हो रही है। मतलब कि जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जामिनर आपको उन चीजों पे टेस्ट करेगा, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है आसानी से, आराम से, धैर्य से, प्यार से करते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़े, पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी to disperse the unlawful gathering of large number of people. The citizen forum called a general strike in the protest against the police atrocities। ठीक है, क्या कहा, clearly the people mass protest against the police might have instigated the letter to indulge in the लाठी charge to disperse the mob। जब बहुत सारे मॉब या फिर भीड़ इकट्ठा हो गई उसी की वजह से, ठीक है, अगेंस्ट माइट हैव इंस्टिगेटेड द लेटर, है ना, उसी की वजह से मॉब को भगाने के लिए कि मॉब हट जाए, जो दंगा या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हो सकती थी कि लेट्स से कि वो भीड़ बेकाबू हो जाती, तो इसी वजह से पुलिस ने उस सिचुएशन को अपने अंडर लिया और लाठी चार्ज करके उन्हें भगा दिया, ठीक है ना। तो वही है, ऑप्शन ए है इसके अंदर, ऑप्शन ए है इसके अंदर। ऑप्शन ए क्या कहना चाह रहा था, इफ द स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड द स्टेटमेंट टू इज इट्स इफेक्ट। आई होप अभी तो समझ में आने लग गया होगा आप सभी को। आगे बढ़े, इट इज द एम ऑफ द सिटी सिविक अथॉरिटी टू गेट एयर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 months। ये एम है सिविक सोसाइटी को, मैं एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूं आप सभी के लिए, जैसे कि आपकी सिटीज के अंदर पार्षद होते हैं, नगर निगम जिसे बोलेंगे, राइट, नगर निगम जिसे बोलेंगे, बेसिकली वो होता है। इट इज द एम ऑफ द सिटीज सिविक अथॉरिटी टू गेट एयर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 months, सॉरी। द नंबर ऑफ द अस्थमा केसेस इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। बताओ एक चीज बताओ,
क्या आप लोगों को खुद से अब आंसर आने शुरू हो गए? अस्थमा केसेस बढ़ रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, तभी जो एयर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए कोई टारगेट मिला होगा, है कि नहीं? या फिर अगर मैं अदर वे राउंड बोलूं, या ऐसा हुआ होगा क्या कि किसी डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया होगा कि एयर पॉल्यूशन कम करना है, और जब वह टारगेट मिला होगा तब अस्थमा बढ़ा होगा? बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? तब अस्थमा का केसेस इंक्रीज होने लगे होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे कि आज की डेट में मैं बहुत ज्यादा वो उसके अकॉर्डिंग बात करूं, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो देश में, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंगू फैल रहा है कि नहीं? बहुत सारे केसेस सुनते होंगे, मे बी आप लोग जहां पे रहते होंगे वहां पे नहीं फैल रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो आपकी उत्तराखंड की बेल्ट है, ठीक है, देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, मतलब यहाँ पे तो मैं पर्सनली खुद भी बहुत लोगों को जानता हूं, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, हर घर में 1 से 2 लोगों को डेंगू तो हुआ ही है। लिटरली बता रहा हूं, इतना ज्यादा डेंगू फैला है वहां पे, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को खुद डेंगू हो गया था अभी अगस्त के महीने में, ठीक है। तो मैं इतना बता रहा हूं कि हर एक जगह डेंगू हुआ ही हुआ है, ऐसा कोई भी घर अछुआ नहीं रहा है। तो अब खुद बताओ, क्या किसी उस, मैं लेट से देहरादून की बात करता हूं, क्या किसी जगह को, ठीक है, क्या किसी जगह के डिपार्टमेंट को पहले कोई टारगेट दिया होगा कि कोई भी जगह डेंगू, कोई भी जगह पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, 20% से जो भी है पानी इकट्ठा हो रहा है, जो भी बरसातों के बाद जो भी चीजें होने वाली हैं उनको हटाओ, ठीक है, कोई भी जगह पानी का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, पानी चलते रहना चाहिए, ठीक है। एक क्या बोलेंगे, आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन भी नहीं बोलूंगा मैं, एक ड्राइव चलती है जहां पे पीछे एक गाड़ी के अंदर पेस्टिसाइड्स भी नहीं है, मेडिसिन, एक तरीके से बोलूंगा कि दवाई फैलाई जाती है पूरे शहरों पे, मतलब कि बाजारों में फैलाई जाएगी, आपके रेजिडेंशियल एरिया में फैलाई जाएगी, आपके सोसाइटी में फैलाई जाएगी, जिसमें आपने देखा होगा यार कि एक मोटर बाइक टाइप होती है वो, उसके अंदर एक मतलब बहुत बड़े से साइलेंसर से निकले होते हैं, और उसके अंदर वो कोई दवाई डालते हैं, और जब वो चलते रहते हैं ना तो पीछे ना बहुत डेंस धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, है ना? वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो उस ड्राइव को देखा होगा, आपके वहां पे भी होता होगा, आपके घर के आसपास भी होता होगा। तो वो क्या देहरादून में चलना पहले शुरू हो गया था जब डेंगू केसेस भी नहीं आए थे? ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना। ऐसा हुआ होगा ना कि पहले बहुत सारे डेंगू केसेस हुए होंगे, बहुत ज्यादा एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई होगी डेंगू केसेस के अंदर, और तब जाके नगर निगम ने ये वाले स्टेप्स लेने शुरू होंगे कि जगह जगह पे बैनर्स लगाए होंगे कि डेंगू से कैसे बचें, है ना? जो कि आपके हॉस्पिटल वाले हैं, जो भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे मेडिसिन के लिए, प्रिस्क्रिप्शंस के लिए बताई गए होंगे आपको, जो भी डायरेक्टिव्स निकाले होंगे कि आपके पास इस तरीके से आप डेंगू से बच सकते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टेज है डेंगू की, तो आप वहां पे क्या क्या प्रिक्योरमेंट्स ले सकते हैं, सारी सारी प्रिकॉशन, सॉरी प्रिक्योरमेंट तो अलग वर्ड हो गया, प्रिक्योरमेंट का तो कुछ और ही मीनिंग हो गया, क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या ऐसा हुआ होगा ना पहले कि पहले डेंगू हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को डेंगू से इफेक्ट हुए होंगे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई होगी, हॉस्पिटल्स एकदम से ओवरलोड हो गए होंगे डेंगू के मरीजों से, तब जाके वो इफेक्ट आया होगा। वो नगर निगम ने या फिर पूरी वहां की जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उन्होंने इफेक्ट्स लेने शुरू होंगे, मेजर्स लेने शुरू करे होंगे, राइट? तो ऐसा हुआ होगा ना। तो वही है यहाँ पे कि पहले अस्थमा हुआ होगा, उसके बाद 20% का नीचे का डिक्रीज करने के लिए एयर पॉल्यूशन का आया है। वही देखो, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द अस्थमा must have altered the authorities to take action to control the air pollution that trigger the disease। मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया उसके लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा समझा दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा तो प्लीज उसको स्किप कर देना पार्ट को, ठीक है। लेकिन आई होप आप लोगों को सेंस समझ में आ गया होगा, कि जिससे आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है ना? बढ़े आगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्या कह रहा है क्वेश्चन? The increase in the asthma cases must have altered the authority to take the action। ये अच्छा, ये फिर से प्रिंट हो गया। The police authority has recently caught a group of the house breakers। एक पुलिस अथॉरिटी ने, जो कि घर में कूदे जाते हैं या फिर चोर जिन्हें बोलेंगे, उनको पकड़ा है, उनके एक ग्रुप को। The citizens group in the locality have started night vigil in the area। किसी एक एरिया के अंदर लोगों ने सतर्क रहना शुरू कर दिया।
बोथ द स्टेटमेंट आर क्लियरली बैक्ड बाय द कॉमन कॉज। ठीक है, जब तक कहीं पे चोरी नहीं हुई होगी, ठीक है, तो वहां पे कोई प्रिकॉशंस लेने शुरू हो गए होंगे क्या? ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यस हो सकता है, किसी मूवीज के अंदर हो सकता है, ठीक है, किसी वेब सीरीज के अंदर हो सकता है, टीवी सीरियल के अंदर हो सकता है। अगर आप 90s के स्टूडेंट्स हैं, 90s के तो आई थिंक नहीं होंगे आप लोग, है ना, अर्ली लेट 90s के होंगे, 1999 2000 के, है ना, या अर्ली 2000 के होंगे, तो आप लोगों ने शायद टेलीविजन इतना नहीं देखा होगा, है ना, वेब सीरीज वाले बच्चे हो आप, लेकिन देखा भी होगा। लेकिन जो 2010 वाले बच्चा है ना, जनता 2005 2010 वाली, तो वो तो बिल्कुल ही वेब सीरीज वाली कैटेगरी में आने वाले हैं। लेकिन ठीक है, आप लोग थोड़ा बीच के हो, जिन्होंने टेलीविजन भी देखा होगा और वेब सीरीज भी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो आप लोग कभी उन टेलीविजन को छोड़ दो, जी प्लस नहीं, स्टार प्लस होता था, जी को, स्टार प्लस को, XYZ जो भी हमारे बड़े बड़े चैनल्स थे, ठीक है, उनको छोड़ दो कि हाँ ऐसा कभी पैरेलल यूनिवर्स चल रहा होता था कि एक जगह कुछ हो रहा है, बगल में कुछ, उसी यूनिवर्स में कहीं कुछ हो रहा है और कोइंसिडेंटली हो रही है वो चीजें, ऐसा नहीं होता। क्या कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी सोसाइटी में, तुम्हारी सिटी में लोगों ने सतर्क रहना शुरू कर दिया है, रात को चौकीदार रखना शुरू कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया है, कैमराज लगा दिए हैं कि रात को कोई चोरी ना कर ले, बिना चोरी हुए उस सोसाइटी के अंदर, बिना चोरी हुए इतना ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, कैमरे के ऊपर, और अपनी जो भी जितने फेंसिंग लगा दी है, हर चीज कर दी, बाउंड्री वॉल कर दी बहुत अच्छी तरीके से कि कोई भी अननोन बंदा घुस ना जाए। और वहीं पे बगल में उसी पैरल, उसी सिटी के अंदर आपकी पुलिस ने, जो पुलिस अथॉरिटी है वहां पे, किसी चोरों को पकड़ लिया कि वो चोरी करने आने वाले थे। ऐसा नहीं होगा ना, वो किसी एक सेम कॉज के लिए कि हाँ चोरियां होनी शुरू हो गई होंगी, बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई होंगी उस सिटी के अंदर, उस लोकेलिटी के अंदर, तभी लोगों ने प्रिकॉशंस भी लेने शुरू करे और पुलिस भी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा सचेत हो गई है कि हमारे को उन लोगों को पकड़ना है। ठीक है, तो इसी वजह से कॉमन कॉज के लिए तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब लॉजिकल डिडक्शन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, यहां पे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग, ये भी बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा। द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, प्रोबेबली ट्रू। देखो एक मतलब क्या होगा, मैं थोड़ा समझाता हूं तुम्हें। इस वाले क्वेश्चंस में पैसेज दिया होगा, ठीक है, पैसेज के बाद ना आपको क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट्स दी होंगी, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। ठीक हो गया। जब तो स्टेटमेंट 1 है, उसको तुमने जो पैसेज पढ़ा है उससे पढ़ के जो तुमने उसे कॉम्प्रिहेंड करा है, जो समझा है, उससे तुम्हारे को रिलेट करना है क्या वो स्टेटमेंट उस पैसेज के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली ट्रू है, कि बिल्कुल ही ट्रू दी है ये, या फिर शायद से कुछ कुछ थोड़ा सा तुम्हारे को तो लग रहा है कि हाँ हो सकती है, कुछ तो रिलेशन बैठ रहा है, पॉसिबिलिटी है, डेटा जो है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो कतई ही सत्य नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा क्या दिया है, फोर्थ क्या दिया है, डेटा प्रोवाइडेड इज इनएडिक्वेट, जो आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी उस स्टेटमेंट को तुम समझ नहीं सकते, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन तुम उसे बोल दोगे भैया कि डेटा इनएडिक्वेट है, तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता, ये डेटा इनएडिक्वेट पे मैं ऑप्शन मार्क करके आ जाऊंगा। तीसरा फोर्थ इन्फ्रेंस क्या है, प्रोबेबली फॉल्स, शायद से फॉल्स हो सकता है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो ट्रू भी है फॉल्स भी है, मतलब फॉल्स के ऊपर ज्यादा इंक्लिनेशन है आपका। और फिफ्थ ऑब्वियसली क्या है, डेफिनेटली फॉल्स, कि वो हमेशा ही फॉल्स है। और एक मेरा शायद सेकंड छूट रखा है, प्रोबेबली ट्रू, जो इंक्लिनेशन है वो ट्रू भी है फॉल्स भी है, लेकिन आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ट्रू ज्यादा है। आई होप सभी को समझ में आया, फिर समझा दूं। डेफिनेटली ट्रू जो स्टेटमेंट दी है, वो जो पैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो डेफिनेटली सही है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा गया है, वो मेंशन ही है पैसेज के अंदर। डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, कि बिल्कुल ही झूठ बोल दिया, बिल्कुल ही झूठ बोल दिया, मतलब कि इस तरीके से मान लो कि कोई लेट्स से ऋषिकेश के ऊपर कोई पैसेज आ रखा है और बोला गया है कि ऋषिकेश एक हिली एरिया है, या फिर मैं बोलूंगा बिल्कुल प्लेन है, रेगिस्तान है। ठीक है, ऋषिकेश के ऊपर कोई चीज ऐसी आ रखी है, कोई टॉपिक दे रखा है, कोई एक छोटा सा पैसेज दे रखा है और उस पे स्टेटमेंट दे दी भैया ऋषिकेश इज अ डेजर्ट, तो वो तो बिल्कुल सत्य ही झूठ है ना, सत्य ही झूठ है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मैंने कि बिल्कुल ही एक तरफा झूठ जिसे बोलेंगे, 100% झूठ, तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अब क्या है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रखी तुम्हारे को कि हाँ
तुम्हारे को लग रहा है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा तुम्हारा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ट्रू की तरफ आ रहा है, ठीक है। इनएडिक्वेट के लिए कि भैया जो इंफॉर्मेशन थी इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये स्टेटमेंट के लिए डेटा इनएडिक्वेट है, ठीक है जी। और प्रोबेबली फॉल्स आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा सा छोटा, मतलब कुछ डेटा गिवन है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को लग रहा है फॉल्स है, ये इंक्लिनेशन फॉल्स की है, लेकिन ट्रू की भी संभावना बन सकती है। आज क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास पैसेज दिया बना हुआ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर इंप्रूव्ड सर्वेलेंस टू कॉम्बैट डेंगू जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, एंड सेज द आउटब्रेक कैन बी कंट्रोल्ड इन 2 weeks if all necessary steps are taken to stop the mosquitoes from breeding and break the transmission cycle. Dengue is already the most widespread mosquito-borne disease among humans. In the past 15 years, outbreak in South and Southeast Asia has been rapidly rising, mostly due to falling environmental and public health standards during urbanization. WHO reports the severe form of disease such as hemorrhagic fever, DHF, and shock syndrome are putting more 2.5 million people at the risk worldwide each year. Importantly, 95% of the DHF cases are among children less than 15 years. Therefore, the disease has major impact on public health and future generation. ठीक है, ये है आपके पास, ये पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है। अब देखो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं तुम्हारे को। इफ द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया इज कंट्रोल्ड, आउटब्रेक ऑफ ऑल द डिजीजेस आर रिड्यूस्ड। क्या ऑल डिजीजेस रिड्यूस हो जाएंगी? ऐसा कुछ दे रखा है हमारे को तो सिर्फ और सिर्फ डेंगू के बारे में बात हो रही है हमारी, राइट। आंसर दिखाता रहूंगा मैं आपको, अभी थोड़ा सा आपके लिए मैं क्वेश्चन मार्क अपने साथ साथ बोलते बोलते ही छोड़ रहा हूं कि जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आने लग जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कलेक्टेड डेटा ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द डेंगू इन द पास्ट, इन द पास्ट, है ना। कैसा है, डेटा ही नहीं कलेक्ट किया। डेटा के बारे में कुछ बात हुई थी क्या? सोचो इस बारे में। देयर वाज नो आउटब्रेक ऑफ द डेंगू इन द यूरोपियन, कहीं मतलब उन्होंने कहा है इज ऑलरेडी वाइड स्प्रेड, इतना आउटब्रेक इन द साउथ हैज बीन रैपिडली मोस्टली ड्यू टू द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। क्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करी है? क्या कहीं पे भी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करी है क्या? कि यूरोपियन कंट्रीज में तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल डेंगू है ही नहीं। यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कुछ ऐसी चीज बताई गई है क्या? ओवर द लास्ट डेकेड साउथ एशियन कंट्रीज हैव नॉट सक्सेसफुली स्टेप्ड अप मैकेनिज्म टू कॉम्बैट डेंगू। ठीक है, सही है। DSS टाइप डेंगू सीम्स मोस्टली टू बी इफेक्टिंग द एडल्ट्स। एडल्ट्स था कि वो था 15 साल से छोटे के लिए। अब देखो सॉल्यूशंस क्या। It is mentioned in the passage that the outbreak in the South and the Southeast Asia have been rapidly rising, mostly due to the falling environment and the public health standard during the urbanization. Thus, the fact in the question is quite probable. 100% मतलब quite probable है, 100% बिल्कुल definitely true नहीं है, ठीक है। So the conclusion is probably true, है कि नहीं? अर्बनाइजेशन की वजह से ही है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन पॉजिटिव की तरफ है। समझ में आने लगा है? थोड़ा सा नहीं आया तो सेकंड स्टेटमेंट को देखना। द पैसेज टॉक्स ऑफ आउटब्रेक ऑफ द डेंगू ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स, सिर्फ और सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंगली हमने आपको पिछले 15 साल के बारे में ही पता चल रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स गिव यूरोपियन कंट्रीज, हैंस द डेटा इज इनएडिक्वेट। यूरोपियन कंट्रीज के बारे में हमारे को कुछ नहीं पता, और क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट हमारे को साफ साफ कह रही है क्या? कलेक्टेड डेटा ऑफ द डेंगू, ये वाला, देयर वाज नो आउटब्रेक, आउटब्रेक ही नहीं हुई है। क्या इस स्टेटमेंट के थ्रू हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कोई टिप्पणी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। द पैसेज मेंशन द आउटब्रेक ऑफ द डेंगू इन द एंड नॉट द यूरोपियन कंट्रीज, एंड हाँ ठीक है, ये है, ठीक है। It is mentioned in the passage that the case of the outbreak of the dengue are rapidly in the increase। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को, अगर जिसको नहीं समझ में, एक बार आपको पीपीटी मिल जाएगी, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये तो आंसर्स के साथ है,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे देगा, 5 स्टेटमेंट्स दे देगा, और तुम्हारे को पता लगाना है क्या वो डेफिनेटली ट्रू है, या वो डेफिनेटली फॉल्स है, या प्रोबेबली ट्रू है, या प्रोबेबल फॉल्स है, या फिर डेटा इनएडिक्वेट है। बहुत ही सिंपल सा केस है ना। इनको क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पेज, हाँ ठीक है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, ये वही है। अब देखो फिर से, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इज इन फुल स्विंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी, बाय जून एंड public agencies are likely to end up with food grain stock of about 40 to 42 million ton, the highest ever witnessed in the history of this country. This stock should be more than sufficient to ensure that the country's food security is not endangered even if India faces 2 consecutive droughts. But strangely enough, while the granaries overflow, there is still widespread hunger in the country even without a drought. The estimates of poverty are being debated, but broadly 1/3 of India seems to remain underfed, and this coexistence of grain surplus with large scale hunger should make any serious policymaker think and examine the existing policy mix with a view to ensure faster economic growth and reduction in poverty. ठीक हो गया। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है तुम्हारे सामने, द पॉलिसी मेकर्स इन द इंडिया आर अनअवेयर ऑफ प्रीवेलेंट हंगर। क्या पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं है कि जो कि प्रीवेलेंट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रचलित होने लग रही है धीरे धीरे भूखमरी, उससे वह वो ही नहीं है, प्रचलित ही नहीं है, ठीक है, सॉरी, अवेयर ही नहीं है। While the granaries overflow, there is still widespread hunger in the country. In this passage indicate a lacking of the part of the policy makers. ठीक है, उनको पॉलिसी उन्होंने बनाई नहीं, hence it is quite probable that they are unaware of the prevalent hunger. Thus the given inference is probably true. देखो वैसे ना इसमें probably true बोला है, 100% ट्रू नहीं बोला। शायद से अगर ग्रैनरी में सरप्लस है, वीट प्रोडक्शन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, मतलब कि मानो कि अगर मतलब जितना कंज्यूम कर सकते हैं ना उतना हमारे पास है, लेकिन लोगों के पास पॉलिसीज ही नहीं है वो वीट प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड इंडिविजुअल तक या रिक्वायर्ड फैमिली तक या रिक्वायर्ड स्टेट तक पहुंचाने के लिए। पॉलिसी का गैप है, अनाज पूरा उग रहा है, लोग भूखे भी मर रहे हैं, लेकिन अनाज भूखों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इसके बीच में क्यों है डिफरेंस, क्यों है पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो इसी वजह से हमारे को जितना डेटा गिवन है हमने इस चीज को इस तरीके से बोल दिया कि ये शायद से पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं है कि भूखमरी हमारे देश में है। अगर उन्हें पता होती तो ये गैप फिल हो चुका होता, ये ब्रिज कर दी होती चीजें, है कि नहीं, जितना हमारे को डेटा गिवन है। देखो इसमें इमोशनल मत हो जाना, इसमें इमोशनल मत हो जाना, पर्सनल पे मत खेलने लग जाना इसे कि ऐसा हो कैसे सकता है यार कि उनको पता नहीं, उन्हें पता है वो चुनाव में मांगने आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनको पर्सनल मत कर देना, आपको टोटली जो जो चीजें आपके दिमाग में है उनको हटाओ साइड में, जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है, जो आपके पास डेटा गिवन है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इट, ठीक है, उतना ही करना, उसके अलावा कुछ आगे पीछे नहीं करना तुम्हें, ठीक है। India always maintain food grain stock to withstand 2 consecutive droughts. ठीक है, it is mentioned in the passage that the current food grain stock is the highest witnessed in the history of the country. Thus, it is quite probable that such stocks are not always maintained. Hence, the given inference is probably false. ठीक है, क्या कहा, India always maintain food grains, always दे दिया उसने, हमेशा मेंटेन करेगा, जो कि 2 कॉन्सेक्यूटिव ड्रॉट्स भी आ जाए, अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव बार सूखा भी पड़ जाए, 2 साल लगातार सूखा भी पड़ जाए, तब भी वो फूड ग्रेन अपना फूड स्टॉक को मेंटेन करेगा। ऐसा जरूरी है क्या अकॉर्डिंग टू द पैसेज? नहीं। अभी हमारे पास अनाज ज्यादा उग गया तो हम करेंगे, लेकिन हमारे पास अगर नहीं होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से क्वाइट फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स वाला है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू मासेस हैज रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एरिया फॉर इंडिया। बिल्कुल सही बात है। द फ्रेज को एग्जिस्टेंस ऑफ, ये देखो फ्रेज भी मेंशन कर दिया, विद द लार्ज हंगर इन द पैसेज क्लियरली इंप्लाइज इन द गिवन फैक्ट, हैंस द इज डेफिनेटली फ्रू। ठीक है ना, स्टेटमेंट ये वाली है भी अच्छे, ऑप्शन ए ये है, ये वाली है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। इसको तो पढ़ के तुम लोगों का खुद ही आंसर आ गया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली ये सच्ची बातचीत है आपकी। ठीक है, राइट। तो यही कुछ केसेस हैं आप सभी के सामने। तो आई होप आप सभी को चीजों को समझ में आया होगा। मैं हर एक स्टूडेंट को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। देखो, जो हम लोगों ने ये वाला प्रोबेबल फॉल्स, प्रोबेबली ट्रू वाले पढ़े, या फिर डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स वाले पढ़े, या फिर डेटा इनएडिक्वेट वाले पढ़े, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास पैसेज गिवन है, उसके नीचे हमारे पास 3 से 4 स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना है तुम्हें, और फिर देखना है कि जो डेटा हमारे पास गिवन है, जो पैसेज हमारे पास गिवन है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली वह इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स सही हैं, गलत हैं, डेफिनेटली फॉल्स हैं, डेफिनेटली ट्रू हैं, प्रोबेबली फॉल्स हैं, प्रोबेबली ट्रू हैं, या डेटा इनएडिक्वेट है, हर एक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान चीजें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है क्वेश्चंस की, एंड यू कैन इजीली मार्क द करेक्ट आंसर। सेकेंडली, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था, उसमें डायरेक्टली आप लोगों के सामने पूरा का पूरा पैसेज गिवन है आपके पास, है ना, सॉरी 2 स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कोई आपको रिलेशन निकालना है। कैसा? क्या वो रिस्पॉन्स है या फिर इफेक्ट है ना, क्या रीजन है, रिस्पॉन्स है या फिर उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, देखो क्या कहा गया है इसके अंदर, कि रिस्पॉन्स है उसके अंदर, या फिर वह उसकी वजह से हुआ है, या फिर दोनों का कॉमन कॉज है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि रीजनिंग आप सभी के लिए बहुत ही आसान चीज होने वाली है, प्रोवाइडेड आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उनको क्वेश्चंस को वहां पे टैकल करेंगे, आसानी से करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करते हैं सीएस के लिए, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर रहे हो। तो मैं तो मानता हूं कि आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग एक केक वॉक है, या फिर मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए ये चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों के ऊपर आपका एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा कि आपको ये छोटी छोटी चीजें आती हैं कि नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोग आंसर दे सकते हो। जो इससे पहले वाले चैप्टर्स थे उनमें थोड़े से लॉजिक्स थे, मैंने आपको लॉजिक्स भी समझाए हैं उसके अंदर, कि आपके पास इस पैटर्न का सवाल आएगा तो इस पैटर्न को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिन चीजों में लॉजिक्स हैं उन चीजों में लॉजिक्स भी बताए हैं। जो कि ये वाले चैप्टर्स आप सभी के सामने हैं, इनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो लाइंस हैं उनकी इंट्रोडक्शंस पढ़ने हैं, डायरेक्शंस पढ़नी है आपको, कि एग्जामिनर उस डायरेक्शन के अंदर तुमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंगली पूरा पूरा पैसेज दिया होगा, या तो स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उन दोनों के बीच में रेफरेंस निकालना होगा स्टेटमेंट्स के बीच में, या फिर उस पैसेज से कुछ कॉम्प्रीहेंड करके चीजों को समझना होगा। आई होप सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद रहा है सेशन। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, जाके प्लीज चेकआउट करें उन्हें, बहुत ही मन से उन्हें पढ़ें, थोड़ा थोड़ा टाइम डेडिकेट करना शुरू कर दें, क्योंकि सीएस के अंदर हमारे को बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बहुत ही अच्छा हमारे को अपना रिजल्ट लेके आना है, तो हमारे को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी बीइंग अ स्टूडेंट, है ना। तो हम लोगों को, हम रेगुलर मेहनत करेंगे, हर एक सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग हम पढ़ना शुरू कर देंगे, कि जिससे हम लोग अपने मार्क्स को और अच्छी तरीके से इंक्रीज करें। ठीक है, आसान आसान चीजें हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि सीएस बनना है हमारा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहा होगा ये सेशन, एंड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा आपका ये टाइम, एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।